नमस्कार। लॉकडाउन में आप सभी लोग घर में हैं। अच्छी बात है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप सभी लोग घर में ही रहें। मैं भी आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तैयारी में किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई समस्या न हो। क्योंकि आगे परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज इसी क्रम में मैं आपको कुछ बातें स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित बताऊंगा। बच्चों देखो, आप सबको मालूम है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। तो उस गुलामी से हमें कैसे निजात मिली, कैसे हमने उस गुलामी से अपने आप को छुड़ाया, ये सारी घटनाएं जो हैं वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जब मुगल शासन चल रहा था, जब हिंदुस्तान के बादशाह मुगल हुआ करते थे, और उन मुगलों में एक प्रभावशाली शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब वैसे कट्टर मुस्लिम पंथी था। उसने हिंदुओं के कई धार्मिक स्थलों को तुड़वाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई सन 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ कि एक शक्तिशाली शासक था मुगलों का। तो जो मुगलों के अधीन राज्य हुआ करते थे, जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जो मुगलिया सल्तनत थी, जो मुगलिया शासन था, वो कहीं ना कहीं उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी। और कमजोर जब उसकी स्थितियां हुई, जब मुगल शासन कमजोर हुआ, तो उसका इसके शासन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल शासन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी, तो जो मुगलों के अधीन राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि वो अब मुगलों के अधीन नहीं हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि उन्होंने मुगल शासन से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसी क्रम में एक राज्य बना बंगाल, और बंगाल का जो नवाब बना वो अलीवर्दी खां बना। अलीवर्दी खां ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब वो मुगलों के अधीन नहीं है। अलीवर्दी खां के बाद जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, तो उसने जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी कंपनियां और भारत में व्यापार कर रही थी, उन कंपनियों से यह कहा कि यदि आप बंगाल में अब व्यापार करना चाहते हैं, तो अब जो आपको कर यानी टैक्स देना जो देते थे आप मुगलों को, वो कर अब आप हमें दिया करेंगे। यानी कि अब जो बंगाल का नवाब होगा वही बंगाल की सारी गतिविधियों का सर्वे सर्वा होगा। ऐसा जो है उन्होंने कंपनियों से भी कह दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। उसने अलीवर्दी खां से ये समझौता किया कि हाँ, अब हम आपको कर देंगे, अब हम मुगल शासकों को इसका कर नहीं दिया करेंगे यदि हम बंगाल में व्यापार करेंगे। तो इस तरीके से बंगाल की जो बागडोर थी वो वहां के जो नवाब होते थे उनके हाथ में आ गई। चलिए, यहां भी कोई बात नहीं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि बंगाल के नवाब की मृत्यु होने से कुछ समय पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करने आई थी, जिसने अलीवर्दी खां से ये
परमिशन ली थी कि हमें बंगाल में व्यापार करने दिया जाए, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव और उसकी सेना ने क्या किया कि कलकत्ता के किले की चारों ओर से घेराबंदी कर ली और उस किले में अपना जो सामान था, व्यापारी जो सामान खरीदते थे वो सामान उसमें रख के सुरक्षित रखने लगे। जब ये सूचना नवाब को पता चली कि ऐसे करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता किले की घेरेबंदी कर ली है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये फरमान भेजा कि आप इस किले को खाली कर दीजिए। उसी दौरान अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और अलीवर्दी खां की जगह उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बन गया। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो जो विवाद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसने उस विवाद के निपटारे के लिए कंपनी को फिर से ये पत्र लिखा कि आप जो आपने घेरेबंदी की है उस घेरेबंदी को हटा लीजिए। जब लॉर्ड क्लाइव के द्वारा उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया, अर्थात नवाब की बात को उन्होंने जब माना नहीं, तो नवाब ने क्या किया कि उस किले के ऊपर आक्रमण करके उसको चारों तरफ से अपने सैनिकों के द्वारा घेर लिया और वहां से लगभग 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बनाकर एक छोटी सी 16x8 की कोठरी में बंद कर दिया। यह घटना थी 20 जून सन 1756 को। और जून के महीने में आप जानते हो कितनी गर्मी होगी। जब 3 दिन बाद इसको खोला गया, इस कोठरी को जब खोला गया, तो उसमें सिर्फ 23 सैनिक ही जिंदा बचे थे, बाकी 123 सैनिकों की वहां पर मृत्यु हो गई। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। बहुत सी किताबें इतिहास में इसका वर्णन नहीं करती हैं, लेकिन कई किताबों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये घटना थी जो सिराजुद्दौला से संबंधित थी सन 1756 में, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच मतभेद शुरू हो गए। उनके बीच विवादास्पद स्थितियां पैदा हो गई। लॉर्ड क्लाइव ने ये बात अपने लॉर्ड क्लाइव ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जाकर मंत्रणा की और ये कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम चाहते हैं कि हम यहां पर बंगाल में व्यापार करें और उसके बदले हम आपको टैक्स देंगे। लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किसी भी प्रकार से लॉर्ड क्लाइव या कंपनी की कोई बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हुए। क्लाइव को लगा कि अगर हम यहां से चले गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्लाइव ने देखा कि सिराजुद्दौला का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, जो कि उसकी सेना का सेनापति भी था, उसका नाम था मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और मीर जाफर बंगाल के नवाब बनने के लालच में उसने अपने नवाब यानी सिराजुद्दौला से विद्रोह, बगावत और उन्हें धोखा देने का निर्णय ले लिया। यही हुआ। परिणाम यह हुआ कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्लासी के मैदान में जाकर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उसके प्रमुख सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जब नवाब ने स्वयं को उस मैदान में घिरा हुआ पाया, तो उन्होंने वहां से अपनी जान बचाने के लिए
मुर्शिदाबाद की ओर भागना शुरू कर दिया। लेकिन मुर्शिदाबाद में नवाब को पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से बंगाल का नवाब जो था अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर अंग्रेजों के हिसाब से काम करता था, इसलिए मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा गया। क्लाइव के हाथ की कठपुतली था वो, जो भी कार्य करता था बंगाल में वो क्लाइव के अनुसार ही करता था। लेकिन जब मीर जाफर और क्लाइव के बीच, कंपनी के बीच भी मतभेद हुए, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनवा दिया। इस तरीके से बंगाल में मीर जाफर की जगह उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। कुछ समय बाद कंपनी के मीर कासिम के साथ भी संबंध सही नहीं रहे। परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर से वो स्थितियां आ गईं कि दोबारा से अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ बंगाल के नवाब का युद्ध होना तय हुआ। सन 1764 में बक्सर के मैदान में एक तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। कंपनी के सैनिक जो थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थे। तो दूसरी तरफ बंगाल के तत्कालिक शासक मीर कासिम ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना और अवध के नवाब शुजा उद्दौला की सेना को मिलाकर एक त्रिकोणीय सेना तैयार करके खड़ी कर रखी थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में त्रिकोणीय सेना की अंग्रेजों के द्वारा करारी पराजय हुई। इस पराजय के बाद ये निश्चित हो गया कि बंगाल में अंग्रेज जैसे चाहेंगे वैसे ही शासन चलेगा, किसी भी भारतीय नवाब के द्वारा वहां शासन नहीं चलाया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो 1765 में बंगाल में एक परिवर्तन हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया था। ये द्वैत शासन में क्या होता था कि नवाब तो भारतीय होता था, लेकिन जो राज्य के प्रमुख कार्य, दीवानी के, कर वसूलने के जो प्रमुख कार्य हुआ करते थे वो कंपनी ने अपने हाथ में ले रखे थे। तो इस प्रकार से दो लोगों के शासन को हम द्वैत शासन नाम दिया यहां पर। तो प्रश्न ये बनता है कि बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? तो हम कहेंगे कि 1764 में जब बंगाल के नवाब की करारी पराजय हुई, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस द्वैत शासन के चलते चलते बंगाल में जितनी भी गतिविधियां थी उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण अंग्रेजी कंपनी का होने लगा। ये जब महारानी ने देखा इंग्लैंड में, तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर लगाम कसने के लिए, इसके एकाधिकार को कम करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर भारत भेज दिया। सन 1773 में आया ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत के लिए एक नई दिशा था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही भारत के शासन व्यवस्था को देखने के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी। आगे चलते चलते बंगाल के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी अंग्रेजी शासन चलना शुरू हो चुका था। अब बंगाल के नवाब की जगह जो अगला बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह अब जो नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ये गवर्नर जनरल आते थे और अपने हिसाब से और महारानी के आदेश के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी गवर्नर जनरल में एक तरफ इनका जो
कार्य करने की प्रणाली होती थी, उसमें ये ज्यादा से ज्यादा भारत से लाभ लेना चाहते थे, चाहे इसके लिए इन्हें भारतीय लोगों पर प्रताड़ित ही क्यों ना किया जाए। कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी पॉलिसी ये लेकर आए जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक थी। जैसे अगर हम एक दो पॉलिसी की बात करते हैं, जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि नीति, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति, अपहरण नीति या व्यपगत नीति चलाई। ये ऐसी पॉलिसी होती थी, ऐसी नीतियां होती थी जिससे भारत के रहने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते थे। इस प्रताड़नाएं ये बढ़ती गईं और हम धीरे धीरे न चाहकर भी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम बन गए। अब हमारी शक्तियां इतनी कमजोर थीं कि हम जानते हुए भी कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाते थे। सन 1757 से जिस गुलामी का बीज पड़ा था, सन 1757 के 100 साल बाद सन 1857 में पहली बार हम भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। यह विरोध इतना बड़ा था कि पूरे देश में जगह जगह से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया। इसी 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। अब समझिए क्या थी। सन 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, यह प्रश्न आता है। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी लगे कारतूस हमारी भारत की सेना में दिए गए, सैनिकों को दिए गए। एक नई प्रकार की इनफील्ड राइफल में वो कारतूस चलाए जाते थे। जब भारतीय सैनिकों को यह पता चला कि ये कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग की जाती है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। ये विरोध किसने किया? बंगाल में 34वीं इन्फेंट्री, ये बहुत प्रश्न आता है कि मंगल पांडे किस सैन्य टुकड़ी का जवान था। तो 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री का एक जवान था जिसका नाम था मंगल पांडे। उस मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। विरोध इतना बड़ा कि उसने अपने सर्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस फांसी की सूचना जब मेरठ में सैनिकों को पता चली कि ऐसे ऐसे उनके एक साथी को फांसी दे दी गई, तो उन सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया और 10 मई 1857 को, ये तारीख ध्यान रखेंगे आप, 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ऐसे जगह जगह से इस सैन्य विद्रोह को समर्थन मिलने लगा। और ये सैन्य विद्रोह जो था, ये 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गई। हमने अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा असफल हुआ। उस असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कई कारण थे, लेकिन उनमें एक प्रमुख कारण ये था कि हमें एकजुटता नहीं हो पाई। हमारे पास कोई ऐसा मंच नहीं था जिस पर हम एकजुट हो सकें, कोई ऐसा दल संगठन नहीं था जिस पर हम एकजुट हो सकें। ये बहुत बड़ी कमी थी, अन्यथा हम 1857 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सकते थे। लेकिन इस कमी को हम धीरे धीरे समझ चुके थे और हम अपनी तैयारी भी करने लगे कि हमें इस कमी को पूरा करना है। सन 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी
सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक पार्टी का एक गठन किया गया, एक संगठन बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ने आगे चलकर उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। तो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इस पार्टी के बनने से हमारी वो कमी पूरी हो गई जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रही थी। हमें एक मंच मिल चुका था, हमें एक स्थान मिल चुका था जहां पर बैठकर हम भारत के हित से संबंधित और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सन 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारी इस एकजुटता को खत्म करने के लिए हिंदू और मुसलमान को अलग करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। सन 1905 में बंगाल का पहली बार विभाजन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल में हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया गया। बहाना यह बनाया गया कि बंगाल में प्रशासनिक अवरोध हो रहा है, बड़ा क्षेत्र है, इसलिए प्रशासनिक कार्य नहीं हो पाते हैं। फिलहाल हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास हुआ। सन 1906 में अंग्रेजों के बरगलाने पर मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ। अंग्रेजों ने आगा खां और सलीमुल्लाह खां, जो कि मुस्लिमों के प्रमुख नेता थे, उनको बरगलाकर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग दल बनवाया और जिसका नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। अब ये मुस्लिम लीग पार्टी अंग्रेजों के तो हित में कार्य करती थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में खड़ी होती थी। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हम आपस में लड़ रहे थे, हमारे आपस में फूट डाल दी और अंग्रेज अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। सन 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस का एक बार फिर से विभाजन हो गया। इस प्रकार से हमारी शक्ति जो एक यूनिटी जो थी वो धीरे धीरे टूट रही थी। फिलहाल 1911 सन में बंगाल का जो विभाजन